एनएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को नर प्रजनन तंत्र के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। तो दोस्त, जो ये आप देख रहे हैं फिगर, ये एक क्या है, नर प्रजनन अंग है। इस नर प्रजनन अंग में कौन कौन से अंग आते हैं जो जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो नर जनन का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण कोई अंग होता है तो वो होता है टेस्टिस। ये जो कलर देख रहे हैं, ये कलर, ये टेस्टिस है जिसे हम वृषण के नाम से जानते हैं। इसी टेस्टिस के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं और इस सेल के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है। मैं इसका वीडियो एक अलग से मैं बनाऊंगा वृषण का, उसमें आपको बताऊंगा कि इसमें कितने कोष्ठक होते हैं, किस तरह से सेल का निर्माण होता है। फिलहाल आप इतना जानिए कि इस वृषण के अंदर शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। यही शुक्राणु आगे जाकर एक बेबी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वृषण क्या होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है। देख सकते हैं यहाँ हमारे बॉडी से क्या है, बाहर है। किसी भी इंसान के शरीर का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। हम लोग के शरीर के अंदर 37 डिग्री टेम्परेचर होता है। लेकिन इसको क्या चाहिए, एक शुक्राणु को बनने के लिए, वृषण के अंदर एक शुक्राणु को बनने के लिए हमारे शरीर से लगभग 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो होना चाहिए, कम होना चाहिए। इसलिए ये हमारे बॉडी के क्या होता है, बाहर होता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के टेम्परेचर से इसकी जो टेम्परेचर होती है 2 या 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होती है। अगर ये उससे ओभव हो, ठीक है ना, तो इसमें शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये अधिवृषण है, ये अधिवृषण है। ये इसका एक सिरा वृषण से जुड़ा होता है, ठीक है, और दूसरा शिरा शुक्रवाहिका। ये देख रहे हैं जो शुक्रवाहिका, इस कलर से देखिए शुक्रवाहिका। ये किधर से 2 वृषण होता है, पहला वृषण, ये दूसरा वृषण। ये देखिए ये क्या है, शुक्रवाहिका है। तो शुक्रवाहिका जो होती है वो इसकी लंबाई जो होती है 6 मीटर की होती है, लेकिन ये कुंडली के आकार के होते हैं, इस प्रकार से कुंडलित होते हैं इस तरह से, जिसकी वजह से ये 6 मीटर इसमें एडजस्ट हो जाता है। 6 मीटर काफ़ी लंबा होता है, लेकिन ये एक डोर के पतले धागे की तरह होते हैं और ये क्या होते हैं, इस पर कुंडली के तरह संरचनाएं में ये एडजस्ट हुआ रहते हैं। फिर ये आगे जब ये आगे बढ़ता है तो यही आपका शुक्रवाहिका का रूप पकड़ लेता है। देखिए, ये देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर ये शुक्रवाहिका है। फिर देखिए यहाँ पर ये भी क्या है, तो शुक्रवाहिका है। ये शुक्रवाहिका जो होती है ये मूत्राशय से यानी मूत्र नली से क्या होती है, जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। ये क्या है, आप कह सकते हैं कि ये जो देख रहे हैं ये है मूत्र मार्ग, जिसे मूत्र का हम लोग क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये शुक्रवाहिका जो होती है वो मूत्र आज से क्या होती है, जोड़ी होती है। यहाँ जो देख रहे हैं ये जो है आपका मूत्राशय है, इसमें मूत्र क्या होता है, एकत्रित होता है। ये मूत्र, ये जो 2 नली देख रहे हैं ये किडनी से जुड़ी हुई रहता है। ये हमारे अंदर जितने भी हमारा किडनी जो होता है पानी का जो फिल्टराइज करता है, उससे जो भी कचरा निकलता है वो किडनी क्या करता है, इससे मूत्राशय में क्या करता है, जमा करता है। उसके बाद ये रिलाइज हो जाता है बाहर, मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। इसी मूत्र मार्ग से ही, ठीक है, शुक्राणु भी आते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर वृषण से, ठीक है। जब स्त्री में भी क्या होता है ना कि उसके अंडवाहिनी को यानी फ्लोपियन ट्यूब को काट दिया जाता है, जिससे बच्चा होने की संभावना नहीं होती है। शुक्राणु तो जाते हैं लेकिन निषेचित अंडाशय से नहीं कर पाते। लेकिन पुरुष में क्या होता है, इसी शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है। इस शुक्रवाहिका को काट दिया जाता है और धागे से बांध दिया जाता है, जिससे शुक्राणु आगे की तरफ नहीं जा पाते हैं। आप सोचिए, अगर ये वृषण ना रहे तो आदमी क्या कर सकता है। अगर ये वृषण ना रहे तो उसके अंदर जो अट्रैक्शन होती है फीमेल की ओर, जब मेल क्या होता है, अट्रैक्शन करता है, वो अट्रैक्शन उसके अंदर नहीं आएगा। क्योंकि ये वृषण जो है, इस वृषण के अंदर जो होता है, ठीक है ना, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, जो किसी मेल के
फीमेल को और हम लोग क्या कर, जिसकी वजह से फीमेल की ओर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, इस वृषण के अंदर एक हार्मोन्स होता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु में क्या होता है, बदबू आता है। जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर शुक्राशय होता है। ये शुक्राशय क्या करता है, कुछ एंजाइम छोड़ देता है, उस शुक्राणु में कुछ एंजाइम छोड़ देता है जिससे वो चिपचिपा थोड़ा सा लगने लगता है। उसमें एक लिक्विड छोड़ देते हैं चिपचिपा, जिसकी वजह से वो शुक्राणु चिपचिपा फीलिंग होने लगते हैं। बीड में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। उसी बीड में क्या होते हैं, शुक्राणु होते हैं। फिर आगे देखते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि, ये क्या करता है कि जो मूत्र होता है उसे उस समय क्या करता है, ये होल्ड करता है, उसको बंद कर रखता है, जिससे शुक्राणु क्या होते हैं, आसानी से बाहर आपका शीशन द्वारा आगे निकल जाते हैं। ये जो आप देख सकते हैं अधिवृषण, इसके अधिवृषण के ठीक ये जो आप वृषण देख रहे हैं, वृषण के ऊपर ही क्या होता है, अधिवृषण होता है। और अधिवृषण का एक छोर टेस्टिस से जुड़ा होता है, यानी वृषण से जुड़ा होता है। यही आगे जाकर शुक्राणु से शुक्र वाहिका से जुड़कर आगे की तरफ यानी मूत्र मार्ग में जाकर जुड़ जाते हैं। फिर आगे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें मूत्राशय है, जो बता चुका हूं, ये शुक्र वाहिका है और ये आपका मूत्राशय है और ये शीशन है। ये काफ़ी संवेदनशील होता है। ये जब तक जब कोई चीज़ हम क्या करते हैं, गंदी चीज़ को देखते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो हमारे नर्वस सिस्टम में उसकी इंफॉर्मेशन जाता है, जिसकी वजह से इसमें कुछ तनाव आते हैं। ये बहुत ही सॉफ्टली होता है और इसमें कोई सेल्स नहीं होते, ठीक है ना, ब्लड्स आता है, जिसके वजह से इसमें काढ़ापन और बड़ा फील होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें से जो निकलता है उसे हम कहते हैं शुक्राणु। शुक्राणु कहते हैं। ये जो शुक्राणु होते हैं मिलियंस में होते हैं। ये जो होते हैं मिलियंस में शुक्राणु होते हैं। इसके जो ऊपरी यानी जो फर्स्ट लेयर इसका होता है उसमें होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम होता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस और यहाँ जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो होता है वो होता है मुच। ठीक है, यहाँ से जो निकलते हैं शुक्राणु वो मिलियंस में होते हैं, यानी 7 ml। यानी अगर 7 ml, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ले लूँ तो 7 ml जो होता है एक वयस्क इंसान के अंदर, एक नर के अंदर वो क्या होते हैं 7 ml शुक्राणु होते हैं। अगर ये 7 ml से कम मान लीजिए शुक्राणु अगर होता है तो वो बेबी को पैदा करने में उसको काफ़ी दिक्कत होगी, यानी बेबी वो पैदा ही नहीं कर सकता। यानी कम से कम उसको 7 ml होना चाहिए। अगर इसके काउंट कम होंगे तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, अगर इसके काउंट अधिक होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 ml के भी आसपास होते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काफ़ी लो रहेगा तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बारे में बात करूं, मिलियंस में होते हैं। तो इसके जो शुक्राणु होते हैं वो 5 माइक्रोन का होता है। इसकी लंबाई जो होता है ये जो होते हैं 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला जो होता है हेड होता है, ठीक है ना, ये होता है इसका सिर। अब ये जो देख रहे हैं ये इसका होता है मध्य भाग, ठीक है, और ये जो देख रहे हैं ये इसका क्या है, पूंछ। अब ये तीनों का कुछ अलग अलग क्या है, वर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे एनर्जी कन्वर्ट कराता है, एनर्जी को क्या करता है, देता है। और आप इसमें जो क्रोमोसोम देख रहे हैं ये पूरा उसका इंफॉर्मेशन लेकर जाता है, जिस इंसान के अंदर, मतलब जिस इंसान के अंदर से जाता है तो उस इंसान की संरचना है, उसके गुण को अपने साथ क्या करता है, लेकर जाता है। ये बोल सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या है, कोड को अंदर ले जाता है, शिफ्ट करता है। ये न्यूक्लियस यहाँ पर एसिड होता है, जब ये अंडाशय के पास जाता है तो अंडाशय को भेदने का काम ये एसिड करता है।
माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी कन्वर्ट कराने का काम करता है। ये पूंछ जो होता है आगे की तरफ मूव करने के लिए ये पूंछ होता है, जिससे वो योनि में जब जाए, जब ये स्तरित कर दिया जाए योनि में, तो ये आगे की तरफ जाता है। ये ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहता, मैक्सिमम 20 मिनट तक जिंदा रहता है। लेकिन जब किसी स्त्री के अंदर इसको क्या किया जाता है, किसी योनि में इसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो वह फ्लोपियन ट्यूब तक इसको जाने में, उस अंडा से निषेचित होने में कम से कम 72 घंटा लगता है, अर्थात 3 दिन मैक्सिमम लगता है। अर्थात ये 3 दिनों तक अंदर जाने के बाद जीवित रहता है। लाखों मिलियंस में जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वही अंडा के पास जा पाता है और उसको निषेचित कर पाता है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो को काफ़ी शॉर्ट में बनाने की कोशिश किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तो इस तरह से वीडियो आपको और भी बनाकर देता रहूँगा। और मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मैं इसके बाद जो वीडियो लेकर आऊँगा, ये वृषण के बारे में स्पेशलिस्ट लेकर आऊँगा कि वृषण आखिर होता क्या, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है, किस तरह से शुक्राणु बनता है। ठीक है, आप देख सकते हैं वृषण के बारे में कुछ और आपको बता दूं उदाहरण देकर। जैसे कि आप सांड को देखते हैं, ठीक है, तो जब उसके वृषण को चाप दिया जाता है, मतलब उसको नष्ट कर दिया जाता है, तो वो उस सांड को हम लोग सांड नहीं बोलते, बैल बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर वो जितने भी अट्रैक्शन करने की जो होती है फीमेल की ओर, वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास वृषण ही नहीं होता है। लेकिन जब इसको काट दिया जाता है तो इंसान के अंदर तो अट्रैक्शन करने की जो होती है वो तो आएगा ही, लेकिन वो बेबी को पैदा नहीं कर सकता। बाकी सारी वर्क वो करेगा, लेकिन बेबी पैदा वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो जिस इंसान के अंदर ये टेस्टिस नहीं रहे, तो आप समझ जाइए कि वो किसी भी फीमेल को अट्रैक्शन नहीं कर पाएगा, वो अट्रैक्टिव नहीं कर पाएगा, उसकी ओर आकर्षित ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो मेंस हार्मोन्स है, वृषण का जो शुक्राणु है, वो है ही नहीं। इसी के वजह से हम किसी फीमेल की ओर क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और ये अट्रैक्ट कब होता है, जब हम उसको उस थॉट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सोचते हैं, और वो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्रेन को उस तरह से सोचने पर मजबूर करता है, और हम इस तरह की हरकतें क्या करते हैं। तो ये सब हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हम जैसे सोचेंगे उसी तरह से ये भी क्या करेगा, ये फंक्शन जो होता है ये वर्क करेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।